जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग रोज़ शाम को 8 बजे जुड़ते थे। यहाँ पे थोड़ा सा पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेली शाम को 8 बजे क्लास को लाइव किया करते थे, लेकिन थोड़ा सा एरर होने की वजह से जो है लाइव सही से चल नहीं पा रहा था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि पहले तो हमारा ये प्रैक्टिस पेपर रहेगा और ये आज का छठा प्रैक्टिस पेपर है। इससे इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं और उससे पहले काफ़ी क्लासें कर चुके हैं, जो कि लगभग 170 क्लास आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या होने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। उससे पहले ये वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो एक बार मैं इनका नाम ज़रूर लूँगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आप भी कमेंट करते हैं तो आपका भी नाम पक्का लूँगा। और यहाँ पे देखो दिया है, ये भैया हैं कोई भारत के राजस्थान कोटा से हूँ, जय श्री राम। भाई जय श्री राम, इनका नाम यहाँ पे शो नहीं हो पाया है। और यहाँ पे देखो अवनीश कुमार यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, रुस्तम कर रहे हैं, और अमित कुमार हैं। और यहाँ पे देखिए रवि भैया हैं, अरुण कुमार हैं, ये नीचे थोड़ा सा ये हाइड हो गए हैं। रामू हैं, अवनीश हैं, आदित्य हैं, कोमल हैं और रणबीर यादव हैं। अरुण कुमार हैं, आदित्य हैं, रामू भैया हैं, और यहाँ पे सर्वेंद्र यादव हैं, और यहाँ पे रिंकी भारती हैं, रुस्तम कुमार हैं, और शिव सिंह, यहाँ पे इनका नाम क्लियर नहीं आ रहा है, शिवम सिंह हैं शायद, और रुस्तम कुमार हैं, रणवीर हैं। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे सभी के नाम ले लिए हैं। और बेटा चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जैसे कि रोज़ हम लोग लाइव क्वेश्चन किया करते थे, लेकिन अगर थोड़ा सा एरर हो गया जिसकी वजह से नहीं चल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, हम लोग रिकॉर्डेड क्लास से भी काम चलाएंगे, है ना। और क्योंकि हमें तो पढ़ना ही है। और देखो यहाँ पे दिया है विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो बेटा यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो एक बार आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैच करिएगा 27 सितंबर 1825 क्या ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपका राइट आंसर है। और देखो अगर सही हो तो प्लस और गलत हो तो माइनस, ये आपको ज़रूर करते हुए चलना है। और फिर स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको एक बार। और देखो यहाँ पे याद रखना है, ये जो विश्व में प्रथम रेल चली थी 27 सितंबर 1825 को। और ये पता है आपको भाप के इंजन द्वारा चली थी, खींची गई थी। और याद रखना इसमें जो डब्बे थे वो कितने थे, 38 डब्बे लगे थे। कितने, 38 डब्बे लगे थे। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसमें कितने दोस्त बैठे थे, तो याद रखना 600 लोग इसमें बैठे हुए थे। कितने यात्री थे, 600 यात्री बैठे थे। ये लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकहोम तक चली थी। यहाँ ये लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकहोम तक चली थी। टोटल इसने जो दूरी तय की थी वो की थी 37 मील की। कितनी, 37 मील की दूरी तय की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो इसकी स्पीड थी वो 14 मील प्रति घंटे की स्पीड थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए 27 सितंबर 1825 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पे जो हमारा बेटा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1982। 26 जनवरी 1982 ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये राजस्थान में जो पर्यटन है उन्हें बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी, तो बिल्कुल ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखो ऋग्वेद से एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है ना। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो तो आपको पता ही होगा, 1028 सूक्त हैं। कितने हैं भैया, 1028 सूक्त। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। मंडल कितने हैं, 10 हैं। और देखो 10,462 इसमें मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,462। ये 6,000 ईसा पूर्व से भी पुराना है। मतलब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। वेदों की संख्या 4 है आपके, है ना। सबसे पुराना वेद पूछा जाता है जो कि आप ऋग्वेद बताते हैं। तो बिल्कुल बेटा, और जो भी डिटेल बताई मैंने एक बार नोट करेंगे।
और अगर आप मेरे साथ में पहली बार क्लास को कर रहे हैं, पहली नए जुड़े हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि जौनपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। जौनपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे आपका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसने पता है आपको 13वीं सदी में इसकी स्थापना करी थी। कब? 13वीं सदी में इसकी स्थापना करी थी। अकबर ने देखो बुलंद दरवाज़ा है और फतेहपुर सीकरी, देखो ये पूछ लिया जाता है, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करी थी। और देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये याद रखना, जो ये जौनपुर की स्थापना करी थी ना फिरोज शाह तुगलक ने, ये पता है इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी याद में की थी, जिसकी याद में की थी जौनपुर की स्थापना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका जो मूल नाम था वो था जौना खान। क्या था बेटा? जौना खान इसका मूल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बेटा हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से पॉलीग्राफ किस लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से पॉलीग्राफ किस लिए प्रयोग किया जाता है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि जो आपका स्कोर हो ना, वो एक बार ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपके जो भी गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं और सही होते हैं, वो आप प्लस माइनस करने के बाद अपना जो टोटल स्कोर हो वो एक बार जरूर बताना कि टोटल क्वेश्चनों में से कितना सही हुआ है। और यहाँ पे देखो दिया है जो पॉलीग्राफ है वो पता है आपको, वो झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके? झूठ का पता लगाने के लिए। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद भी रहेगा। अगर झूठ बोलोगे तो पॉलीग्राफ द्वारा चेक कर लिया जाएगा, आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, है ना। और देखो यहाँ पे जो उच्च तापमान के लिए, तो याद रखना भैया पायरोमीटर, क्या पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो आप यहाँ पे बेटा क्या बताएंगे, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है ये किसका है। तो ये वॉशिंग सोडा का है। किसका है? वॉशिंग सोडा का है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से वायु क्या है। ये कल जो सैटरडे को हम लोगों ने लाइव क्लास करा था, है ना, ये उस क्लास का प्रश्न है। और जो भी दोस्त मेरे साथ सैटरडे वाली क्लास में जुड़े हुए थे और जिनको भी इसका राइट आंसर पता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कल की क्लास में मैं आपका नाम लूँगा और बताऊँगा कि आपने कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 राइट करा है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है। ये देखो आपके करंट से संबंधित प्रश्न है। और बेटा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे पूछा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पता कब दिया गया, तो वो भी याद रखना, ये कब बदला गया, 31 सितंबर 2024 को। तो भैया हो सकता है कि हमारे पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि बदले हुए नाम और जीआई टैग वगैरह ये ज़्यादातर करंट से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, या माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे बेटा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे अल्बर्ट वान कोलिकर ऑप्शन ए। अल्बर्ट वान कोलिकर ऑप्शन ए यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने कब करी थी, तो वो भी याद रखना बेटा, ये 1857 में करी थी। कब? 1857 में करी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक दिया हुआ है, इनसे याद रखना, इन्होंने कोशिका भित्ति की खोज करी थी। किसकी? कोशिका भित्ति की खोज करी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्रिश्चियन डी डुबे हैं, इनसे भी संबंधित याद रखना, इन्होंने लाइसोसोम की खोज करी थी। किसकी? लाइसोसोम की खोज करी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया गया है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है।
देखो विटामिन से संबंधित बेटा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आप सभी विटामिन के रासायनिक नाम बहुत अच्छे से रट लेने हैं, क्योंकि आपसे पेपर में पूछ लिए जाएंगे। और यहाँ पे आपसे B5 का पूछा है, तो याद रखना पेंटोथेनिक एसिड ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेंटोथेनिक अम्ल या एसिड, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पायरोडॉक्सिन जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है, ये याद रखना, ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। किसका? B6 का। और देखो यहाँ पे जो थायमिन दिया है, ये V1 का रासायनिक नाम है, तो ये भी याद रखना। B2 का क्या रासायनिक नाम है, तो राइबोफ्लोविन है। राइबोफ्लोविन है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखो यहाँ पे गलत मत करना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा गुर्दे, किडनी, वक्र, मतलब कि ये सभी, है ना। ये सभी का मतलब ये है कि भैया ये वक्र हिंदी में नाम है, ये किडनी इंग्लिश में है, तो ऐसे आप याद रखना। और इसे गुर्दा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होना चाहिए था, ये सभी आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल बहुत अच्छे। और चलते हैं, और देखो यहाँ पे याद रखना कि जो वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो पता क्या है, वो है नेफ्रॉन। देखो मुझे समय पे याद आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पूछ भी लिया जाता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का भार क्या है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का भार क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये प्रश्न भी आपका साइंस से संबंधित भाई ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे 1300 से 1400 ग्राम तक, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 350 से 400 ग्राम जो होता है, वो जो नवजात छोटे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके मस्तिष्क का भार होता है 350 से 400 ग्राम। तो बिल्कुल। और यहाँ पे चलो अच्छा उसको बताओ, अभी जो मैंने क्या बताया था आपको, वक्र, किडनी बताया था ना, तो जो वक्र है उसका भार कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, नहीं पता है तो नोट करो 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। 150 ग्राम मतलब आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप कब अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप कब अपनाया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे अपना राइट आंसर। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, आपका जो राइट होगा वो होना चाहिए 22 जुलाई 1947। क्या होना चाहिए? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने काफ़ी बार रिप्लाई किया है ना। और यहाँ पे रिपीट करा है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो 24 जनवरी 1950 दिया गया है, इसमें संविधान ने राष्ट्रीय गान अपनाया था। क्या? राष्ट्रीय गान जो है वो संविधान सभा ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को याद रखना, जो अशोक स्तंभ है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक की लाट, उसे अपनाया था संविधान ने। तो कब? 26 जनवरी 1950 को। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो भी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया तो आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, भारत में रेल, एक मिनट, देखो इस फ़ोन में ना यही दिक्कत है कि इसमें थोड़ा सा डिस्प्ले टच जो है वो टूटा हुआ है, उस वजह से सही से टिक नहीं हो पाता है। और देखो यहाँ दिया है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है। भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 7। ऑप्शन बी यहाँ पे 7 हो जाएगा, जिसमें आपका सिकंदराबाद जो है वो डबल है। पता कहाँ कहाँ पर है, चलो मैं बता देता हूँ। एक तो वडोदरा में है ना, नोट कर लेना। देखो पेन नहीं है, सही से लिख नहीं पाऊंगा। एक आपका पुणे में है ना, बड़ोदरा हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। और सिकंदराबाद आपका हो गया, जमालपुर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे याद रखना, नासिक हो जाएगा। और उसके बाद आपका लखनऊ हो जाएगा। तो सिकंदराबाद जो है वहाँ पर 2 हैं, है ना, तो उन दोनों को गिना है, तो इसलिए यहाँ पे आपके टोटल जो है वो कितने, 7 हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेटा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस
देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन ए कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कनाडा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, प्रस्तावना जो है वो आपका अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की अगर भाषा पूछेगा, प्रस्तावना की अगर भाषा पूछेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखो प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ये भी याद रखना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो कि हमारे 368 आर्टिकल जो अनुच्छेद है 368 में आता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। पता है आपको वॉइस वगैरह कोई भी क्लियर नहीं आ रहा था, है ना, लाइव क्लास में। और पता क्या है, जो माइक है ना ये, तो ये इसमें नहीं लगता है लाइव क्लास में, उसके लिए चाहिए वायरलेस माइक, जो कि मेरे पास ब्लूटूथ वाला वो निक बैंड है उससे कर लेता था, लेकिन वो जो है वॉइस सही से क्लियर नहीं पहुंच पाती थी, है ना। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। भैया पैरा ओलंपिक में पूछा गया, ओलंपिक में कितने, शायद 6 जीते थे, है ना, जिसमें 1 रजत था और 5 जो थे वो कांस्य थे ये ओलंपिक में। और पैरा ओलंपिक में कितने जीते थे, तो पैरा ओलंपिक ने भारत ने कुल 29 पदक जीते थे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है ना। इसमें याद रखना 7 तो जीते थे आपके गोल्ड मेडल, और 9 जीते थे आपके सिल्वर मेडल, और 13 जीते थे कांस्य। तो बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखना स्वर्ण और आपका सिल्वर और कांस्य, 7, 9 और 13, 13 आपका यहाँ पे सही से लिख दो, 13 जो है वो कांस्य पदक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। देखो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस पर समय दे दिया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे 70वां क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा, हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जिनके भी कानों में इस टाइम मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी को इस बार 100% सफलता मिलेगी, 100% आपका जो मिशन है पूरा होगा, आपको वर्दी मिलेगी। और देखो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब जीत ही जिद हो जाए तो जो घाव होते हैं वो मायने नहीं रखते हैं, तो कितना संघर्ष है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि सफल होने के बाद ये सब खुशी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब खुशी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप हार नहीं मानेंगे और बेहतर तरीके से मेहनत करेंगे, और इस बार आपको 100% सफलता मिलेगी। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन दिया गया है। संविधान से संबंधित आज काफ़ी क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर मिलेंगे, और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो अनुच्छेद 80 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अनुच्छेद 80 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का गठन। अगर यहाँ पे संसद का गठन पूछ लेता तो अनुच्छेद 79 हो जाता, माफ़ी चाहते हैं 79 मतलब 79। तो 79 जो है इसमें संसद का गठन दिया गया है, देखो नोट कर लो। और अनुच्छेद 81 जो है इसमें लोकसभा का, किसका, लोकसभा का गठन दिया गया है। तो बिल्कुल आप देखो संसद, लोकसभा और राज्यसभा, तो तीनों यहाँ पे आप क्या करेंगे, तीनों को नोट करेंगे। और चलते हैं अपने फिर अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है भारत के संविधान के भाग, यहाँ पे भाग कौन सा है वो आप बताएंगे, तथा अनुच्छेद क्या है वो आप बताएंगे, में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है। तो मूल अधिकार संबंधित प्रावधान जो है वो किस भाग में और कौन से अनुच्छेद में है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर दोनों में से आपको कुछ भी पता है ना, थोड़ा सा भी, तो आप तुरंत बता देंगे कि ऑप्शन सी यहाँ पे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे दोस्त, और सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में ना जो HW हैं उनका जवाब जरूर बताएंगे। और देखो यहाँ पे दिया है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन ए यांगताजी नदी, है ना, यांगताजी नदी। ये पता भैया कहाँ पे, नाम ही अजीब है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये नदी जो है ये चीन में होगी। कहाँ पर, चीन में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, अगर वो पूछी जाए नाविक नदी, सबसे व्यस्त नाविक नदी अगर पूछी जाए तो वो भी आप याद रखना, वो हो जाएगी आपकी राइन नदी, अगर सबसे व्यस्त नाविक नदी पूछेगा तो। और सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछेगा तो आप चीन की ये यांगतांजी नदी जो है इसको टिक कर देंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए यहाँ पे दिया गया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए नील नदी हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 6,853 किलोमीटर है। कितनी, 6,853 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन है। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन ए। वित्त सचिव कौन है, तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे ऑप्शन ए को टिक कर देता हूँ। टीवी सोमनाथन पहले थे, वो आपको मैं बताऊँ, वो कैबिनेट सचिव बनाए जाने के बाद इनकी नियुक्ति हुई है किनकी, तुहिन कांत पांडे जी की, और ये कैबिनेट सचिव बन गए। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये कब बने थे भैया, ये 9 दिसंबर को बनाए गए थे 1946 में, है ना, 9 दिसंबर 1946 में बनाए गए थे। और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे, तो वो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई है। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई है। तो आपको पता होगा भैया, आपका जो डाटा ही है वो एमबी से केबी में चलने लगे, तो आप कहते हैं कि अरे भैया एमबी की स्पीड आ रही थी, अब तो ये केबी में आ गया। तो ये 1024 केबी में 1 एमबी होता है ना, 1 एमबी होता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जो आपकी केबी होता है ना, ये जो केबी होता है इससे भी छोटा होता है बिट। क्या होता है, बिट। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, बिट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो है मेमोरी इकाई वो पता क्या है, वो है पेटाबाइट। कितना है, पेटाबाइट। तो ये सबसे बड़ा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा बिट है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है दलाल स्ट्रीट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। दलाल स्ट्रीट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑप्शन सी मुंबई होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे मुंबई आपका राइट आंसर होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारे लगभग आधा क्लास होने वाला है। और मैंने एक बार भी क्लास को स्टार्ट करा तब भी किसी से नहीं कहा। जो भी अब मैं कहूँगा कि जो भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हों, आप एक बार ना थोड़ा सा मेरे सपोर्ट के लिए सही क्लास को लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। और जो भी नए दोस्त मेरे साथ में जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कर दिया सब्सक्राइब। ठीक है ना, ऐसे लिख देना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि थोड़ा सा ना मेरी हेल्प करना चाहते हो तो क्लास को शेयर जरूर करना दोस्त। और देखो यहाँ पे अब चलते हैं अपने क्लास में। और प्रश्न पे यहाँ दिया है लीलावती पुस्तक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। लीलावती पुस्तक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो याद रखना भैया, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणित से। किससे, ऑप्शन सी गणित से संबंधित है। और भारतीय गणितज्ञ जो भास्कर द्वितीय थे, उनके द्वारा 1150 में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक ग्रंथ है। संस्कृत और गणित, ठीक है ना। तो याद रखना संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक ग्रंथ है। तो बिल्कुल दोस्तों, और ये गणित से संबंधित है। तो लीलावती आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। एंजाइम जो हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं। तो इसका तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, सीधा जवाब आपको करना है ऑप्शन सी प्रोटीन। भैया क्या होते हैं, प्रोटीन। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए पता है मैं लाइव पहुंच गया, लेकिन मुझे ये शायद नहीं पता था कि लाइव जाने से पहले आपके पास पेन भी होना चाहिए, है ना, आपके पास पेन भी होना चाहिए
और साथ में जो है आपके पास एक अच्छा टैबलेट होना चाहिए, है ना। फ़ोन अगर नहीं, अगर लैपटॉप नहीं है तो कम से कम टैबलेट तो होना ही चाहिए, तब जाना तो ठीक है। और यहाँ पे तो छोटा सा डिस्प्ले, इस पे क्या क्या लिखोगे, है ना, नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल, और अभी जब तक ये सब मैं नहीं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, तब तक मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास तो पक्का दिया करूँगा। और यहाँ दिया है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो आप क्या बताएंगे, ये डलहौजी को डलहौजी ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है। ये देखो भैया आपका क्या है, 2024 के करंट से संबंधित प्रश्न है ना। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे याद रखना, कुछ दोस्तों 12th फेल को तुरंत करेंगे टिक, और जिसने भी 12th फेल को नहीं देखा है और आप एक स्टूडेंट हैं, तो अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं जीवन में, बाकी में आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लेना। आपको लगेगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। और यहाँ पे जो वेस्ट फिल्म है वो ऑप्शन सी गुलमोहर हो जाएगी, आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है टैकोमीटर बेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। टेकोमीटर बेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे बेटा अपना राइट आंसर। तो बिल्कुल मैंने ये आपको कल भी बताया था, तो बिल्कुल यहाँ पे घूर्णन गति या इंजन की चाल, घूर्णन गति या फिर इंजन की चाल, आप अगर ऑप्शन में घूर्णन विधि दे तो घूर्णन गति दे तो भी आपको टिक करना है, और इंजन की चाल जो कि कल मैंने आपको बताया था, जिसे आरपीएम भी बोलते हो, है ना, राउंड पर मिनट, है ना, तो आरपीएम भी बोलते हो, तो ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है जो ये दिया है वाहन द्वारा तय की गई दूरी, है ना, ये ओडोमीटर होता है, वो कौन सा होता है, ओडोमीटर होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है। तो इसका मैं आंसर जब तक आपको बताऊं, आप एक बार क्या करेंगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा था कि आपने मानसरोवर ऑप्शन ए को टिक कर भी दिया होगा, क्योंकि एक तो आपका बद्रीनाथ, दूसरा आपका द्वारका, तीसरा आपका जगन्नाथपुरी और चौथा आपका रामेश्वरम, है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, और ये आपके चार धाम है, और मानसरोवर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे आपका जवाब ऑप्शन बी आएगा, 25 वर्ष, क्या आएगा, ऑप्शन बी 25 वर्ष यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर गांव के प्रधान बनना चाहते हो, गांव के अगर प्रधानी लड़ना चाहते हो ना, तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, है ना। क्यों नवयुवा बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, है ना, जो गांव में कहते हैं कि हम तो प्रधानी लड़ेंगे। तो भैया आप 18 साल पे वोट कर सकते हो, लेकिन 18 साल पे प्रधानी नहीं लड़ सकते, उसके लिए आपको 21 वर्ष का होना जरूरी है, कम से कम न्यूनतम उम्र। और यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी 25 वर्ष होना जरूरी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे 30 वर्ष जो है ये याद रखना, जो राज्यसभा का सदस्य बनता है ना, राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र जो है वो 30 वर्ष होती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र जो है वो 25 वर्ष हो, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो 35 वर्ष है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है, तो बिल्कुल आप ये भी ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो थोड़ा सा यार सपोर्ट तो आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। देखो आज की क्लास ना काफ़ी अच्छी क्लास है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी एरर नहीं आपको क्लास में मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा यार शेयर ज़रूर करना, और आप लोग अगर देखो शेयर करते हो ना, तो हो सकता है कि टैबलेट भी आ जाए और पेन भी आ जाए, है ना, तो आपको लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ। और यहाँ पे देखो दिया है कि किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना, 36वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी, है ना, 36वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले
प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है वल्व का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है जिसका गलनांक कितना होता है। देखो ये प्रश्न भी बनता है कि वल्व का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, तो याद रखना टंगस्टन का होता है, जिसका गलनांक कितना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो बेटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जॉन लोगी वियर्ड किसने टिक करा है, तो जिसने भी करा है ऑप्शन ए को टिक, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। और जॉन डाल्टन जो है, इनसे याद रखना, इन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। किसकी, परमाणु सिद्धांत की। और न्यूटन ने क्या किया था, देखो ये आपके लिए आज HW रहेगा। न्यूटन ने किसकी खोज करी थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है सैंड्रोकोटस की पहचान समुद्रगुप्त के रूप में किसने की थी। सैंड्रोकोटस की पहचान समुद्रगुप्त के रूप में किसने की थी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना एक यूनानी लेखक थे, उनका नाम था विलियम जॉन्स। क्या, विलियम जॉन्स, ऑप्शन ए, ये यूनानी लेखक थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले। देखो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप भी दिया है। याद रखना जो अशोक के शिलालेख थे ना, उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये भी ध्यान रखना। और देखो मैगस्थनीज जो हैं, इन्होंने ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, है ना। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना करी थी जिसका नाम था इंडिका, जो कि पूछ लिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे मेट्रो रेलवे किस वर्ष में शुरू हुआ था। भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे मेट्रो रेलवे किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो यहाँ पे जो बेटा आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखो भारत में पूछा है ना, तो ये भैया कोलकाता में हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुभारंभ जो है 24 अक्टूबर 1984 में हुआ था। कब, 24 अक्टूबर 1984 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दुनिया की पहली अगर आपसे पूछ ली जाती तो आप क्या बताते, तो वो हुई थी लंदन में। कब हुई थी, तो वो भी याद रखना भैया, 10 जनवरी 1863 को हुई थी। कहाँ पर, लंदन में। तो यहाँ पे देखो पेन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बेटा दिया है इसरो ने 16 अगस्त 2024 को SSLV से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, GSLV, ASLV, SSLV। ये जो SLV है ना, ये आप अगर याद कर लिए तो आपका जो कभी क्वेश्चन इस टाइप का फंसेगा नहीं। इसका नाम होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये SLV जो है वो आप जरूर याद रखेंगे। और इसरो ने 16 अगस्त 2024 को SSLV से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना EOS 8, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और SSLV और GSLV, इनका जो फुल फॉर्म है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। SSLV और GSLV, तो ये आप आज SW आपके लिए एक, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षा किसने दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षा किसने दी थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका राइट आंसर जो है वो जैन मुनि भद्रबाहु हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिए हैं। जैन मुनि भद्रबाहु यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में प्राण जो थे उपवास से त्याग दिए थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। देखो ये 2023 का करंट से संबंधित प्रश्न है। और हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे 2023-24 का ही करंट पूछेंगे, है ना, उससे पीछे का भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना है यहाँ पे भैया, आपका अयोध्या जो है, ऑप्शन डी, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे।
तो यहाँ पे दिया है मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, अगर आपने ऑप्शन सी बिहार को टिक करा है, देखो ये तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हुआ होगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके, तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु, यहाँ इन दोनों में से सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना, तिरुवनंतपुरम में सूर्य महोत्सव मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखना। और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव, है ना, जल्लीकट्टू महोत्सव जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो बिल्कुल दोस्त, और थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्लास को शेयर करो दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए दोस्त जुड़े, और थोड़ा सा ना ये हेल्प करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। और देखो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि यदि लक्ष्य आपका यदि सर्वोपरि है, तो फिर आलोचना, धोखा और धक्के मायने नहीं रखते हैं, है ना। और जिद मत करो मेरी कहानी सुनने की, मैं हंसकर भी सुनाऊंगा तो भी तुम रो दोगे। तो बस वो मेहनत आपको करनी है। अभी जो भी कष्ट हैं आप सुनो, जब आपसे कोई कहेगा तो आप तुरंत कहोगे कि जिद मत करो मेरी कहानी सुनने की, मैं हंसकर भी सुनाऊंगा, तो तुम रो दोगे। तो बिल्कुल दोस्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।